आज इसीलिए तो मैंने आपको बुलाया है। संडे को आइए ना, अपनी दिशा सही कर लेते हैं। अगर हम वेक्टर की बात करें तो बार बार बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फुलफिल करना चाहिए। अब ये दीदी जा रही है इधर एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, और हमसे पूछ लिया गया कि बताइए भैया दीदी का वेलोसिटी कितना है। अब हम कंपोनेंट्स ऐसे करेंगे जैसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। हम ऐसे तोड़ेंगे कि तोड़ने के बाद अगर हम उनको वापस जोड़ें तो वापस वही वेक्टर बनना चाहिए, क्योंकि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन ये कहता है कि भैया सी वेक्टर और ए वेक्टर में सी का तो हेड है और ए की टेल है। तो सर ट्राइंगल लॉस का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के रिजल्टेंट से कैसे मैच हुआ? ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, आपने कॉपी में ऐसे ही ड्रॉ किया हुआ, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर। तो जब आप ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे। हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप? हालांकि आज है संडे, आपको लग रहा होगा यार आज भी क्लास हो गई। बिल्कुल सही बात है, वैसे कोचिंग्स और स्कूल तो ऑफ होते हैं, तो फिर यहाँ पे क्लास क्यों हो गई? तो देखो भाई, दो मोटिव हैं। पहली बात, हमारी मंजिल बड़ी है, आपको ड्रीम मेडिकल कॉलेज दिलाना है। तो इसके लिए अब ये संडे और मंडे जब तक नीट नहीं होता है मैटर नहीं करता है, और मेरे हिसाब से आपके लिए भी नहीं करना चाहिए, और हमारे लिए तो आप बिल्कुल भी नहीं करता, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, कल जो हम शाम को 5 बजे फिजिक्स का जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, उसके लिए ये जो पीछे नाम आपको दिख रहा है ना, ये यस ये चैप्टर आना, मतलब इतना तो आ जाए कि कल का लेक्चर जो है हमारा वो बेस्ट हो जाए, आपको बहुत तरीके से उसकी डायरेक्शंस, उसके एंगल वैंगल सब अच्छे समझ में आ जाए। तो फिर मैंने सोचा कि जब संडे वैसे तो छुट्टी ही होती है, तो फिर क्यों ना एक छोटा सा क्विक रिवीजन वेक्टर्स का बना दी जाए आपके लिए। इससे क्या होगा, हालांकि मैं अभी भी बोलता हूं आपको, मैं इसका पूरा वन शॉट आपको बढ़िया से आगे जाके दूंगा, पर मुझे अभी कल के चैप्टर को शुरू करने के लिए मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अभी हम नए नए मिले हैं ना, तो वो पूरी जिम्मेदारी कि नहीं यार, मुझे इसको एकदम एक भी इतना सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। इसके लिए आज हम ये वेक्टर्स लेकर आए हैं बच्चों। देखो बच्चों, 11वीं 12वीं की 11th 12th की अगर हम बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज हम फिजिक्स में पढ़ते हुए आते हैं। तो दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, एक होती है स्केलर, दूसरी होती है वेक्टर्स। स्केलर क्वांटिटीज ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का ही सहारा लेते हैं। मतलब ऐसा मान लीजिए कि ये क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड से ही कंप्लीटली डिफाइन हो जाती हैं। ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलना चाहूँ कि भैया एक डॉक्टर ने ऑपरेशन में 3 घंटे का टाइम लिया, तो जो ये टाइम नाम की फिजिकल क्वांटिटी है उसमें बिल्कुल डिफाइंड है कि भैया 3 आवर्स, यस। तो अब इसके लिए कोई और मुझे फर्दर कोई फर्दर इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज होती है प्यारे बच्चों, जिनका हमें सिर्फ क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड। इनको हम कंप्लीटली सिर्फ मैग्नीट्यूड के बेसिस पे ही डिफाइन कर देते हैं। तो देखो भाई, अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला टाइम ले लेते, प्रेशर ले लेते, और लिखते जाओ। एग्जाम्पल तो टकाटक लिखने चाहिए कमेंट बॉक्स में। भाई साहब डिस्टेंस, और बोलो भैया स्पीड है कि नहीं, एटसेट्रा। अब ऐसे लिखने बैठूंगा तो शायद जगह कम पड़ जाए। इतने एग्जाम्पल्स हैं बच्चों। तो स्केलर क्वांटिटीज के बारे में हमें चीजें बेसिक याद हो गई है। अब जिसके बारे में आज लेक्चर है बच्चों, यस, अभी भी बोल रहा हूं, पूरा वन शॉट देंगे, पर अभी जो बेसिक हमें आपकी जरूरत है, कल जब 5 बजे हम मिलेंगे तो आपको इतना बेसिक बहुत अच्छे से आना चाहिए वेक्टर्स का बच्चों। इसलिए मैंने सोचा ये वार्म अप सेशन अब हम रखना चालू कर देते। तो भैया वेक्टर्स कौन है? तो भैया वेक्टर्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनको दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए, और ये फिजिकल क्वांटिटीज वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फुलफिल करनी चाहिए, फॉलो करनी चाहिए। तभी उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर। नाम याद आ रहा है, करंट। बेचारे के पास मैग्नीट्यूड भी है, 12th क्लास में आपने पढ़ा है, 10th क्लास में आपने पढ़ा है। करंट मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, पर वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते हैं। इनफैक्ट उसको बहुत करेक्टली बोलूं तो टेंसर क्वांटिटी मानते हैं बच्चों। वेल, आगे बढ़ते। अगर हम वेक्टर की बात करें तो बार बार बोल रहा हूं, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फुलफिल करना चाहिए। एग्जांपल्स कमेंट बॉक्स भर दो भैया। एग्जांपल्स में बहुत सारे एग्जांपल्स आपको याद है, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्सवा। अरे फोर्स से तो बात याद आती है, सोचो ना फोर्स कितना इंपॉर्टेंट है जीवन में, हर जगह। आप सोचिए कार्डियोलॉजिस्ट आर्टरी में स्टेंट डाल रहा है किसी पेशेंट के, अब सोचिए वो ऐसे घुसा देगा क्या? नहीं भाई,
प्रॉपर फोर्स चाहिए, कितनी दिशा में, किस दिशा में फोर्स लगाना है, दैट इज इंपॉर्टेंट। सर्जन लोग, आप लोग सब बनने वाले हैं इसलिए मैं आप ही कैटेगरी की बात कर रहा हूं। सर्जन लोग अभी कहीं पे भी ऐसे कट लगाना होता है तो यूं खुपाच करके ऐसे कट लगा देते, नहीं भाई, जगह होती है प्रॉपर, वहां पे उतना ही फोर्स लगाया जाता है, उतनी दिशा में, उस डायरेक्शन में प्रॉपरली फोर्स लगाया जाता है बच्चों। तो वेक्टर में फोर्स आप देखिए, जिसका मैग्नीट्यूड, जिसका डायरेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो भी करता है। खैर, हम एग्जाम्पल लिख रहे थे, ईटीसी लिखता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें अच्छे से याद होने चाहिए। रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि भैया किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो भाई, काम की बात, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका, उस जो भी, मान लो फॉर एग्जांपल ये आर है, तो हमें अगर ये वेक्टर बोल रहे हैं हम इसको, तो आर के ऊपर लगा दीजिए ये डंडी, जिसे हम कहते हैं एरो। अब भैया वेक्टर क्या है, तो एक तो मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसके साथ अटैच होनी चाहिए उसकी डायरेक्शन बच्चों। तो ये रहा आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। ऐसे भी दिखाते हैं वेक्टर्स को, ये लीजिए, ये रहा ए वेक्टर, ऐसे भी दिखाते हैं वेक्टर्स को, ये रहा बी वेक्टर। अब आप देखिए, एक का एरो बड़ा, एक का एरो छोटा, इससे यह समझ में आता है कि बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से छोटा है, बस बी का मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा है, बस इतना सा ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। पर बच्चों, काम की बात जो मुझे अभी आपको जाननी है, बतानी है कि भैया ये आर वेक्टर जो है, ये इसमें आर जो है वो क्या है, ये वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड। ध्यान रखिएगा, वेक्टर का क्या है, आर, मैग्नीट्यूड। और इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सदैव सदैव ऑलवेज पॉजिटिव होता है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्यारे बच्चों हमेशा पॉजिटिव होता है। ध्यान से सुनिएगा। एन कैप, एन कैप, एन कैप क्या है भाई, यहाँ पे एन कैप है इसकी डायरेक्शन। आगे जाके हम इसको यूनिट वेक्टर बोलेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है, अभी हम यूनिट वेक्टर के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। पर किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का बेस्ट तरीका, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन। अगर कभी आपको डायरेक्शन निकालनी हो तो बस कुछ भी मत करो, इसके मैग्नीट्यूड को नीचे फेंक दो, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, यस क्या बन जाएगा, डायरेक्शन। इंपॉर्टेंट बात, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सदैव सदैव पॉजिटिव होता है। कभी कभी मैग्नीट्यूड को ऐसे भी दिखाते हैं बच्चों, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कभी ऐसे पूछ ले तो हमसे वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। क्या यहां तक बात बहुत अच्छे से क्लियर है? तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बाद अगर हम आगे बढ़े तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यस, ये प्रॉपर्टी से बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। एग्जाम्पल, दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना। ये जो प्रॉपर्टी है इस वेक्टर की प्रॉपर्टी से, शिफ्टिंग, हम किसी भी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। अगर ऐसा हम करते हैं तो उससे वेक्टर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब मैं हिंदी में बोलना चाहता हूं कि अगर मैं इस ए वेक्टर की आत्मा बाहर निकाल के यहां रख दूं तो जो ये ए वेक्टर है, और अगर मैं इसको पी वेक्टर नाम दे दूं, तो चाहे ए वेक्टर बोलूं या पी वेक्टर बोलूं, बात ए ही है। ए वेक्टर बराबर पी वेक्टर ही होगा प्यारे बच्चों। छोटी छोटी बातें हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये देखिए, वापस ले लेते हैं इसको, ये लीजिए, ए वेक्टर बराबर पी वेक्टर। यही बात बोली जा रही है, वेक्टर इज डिस्प्लेस्ड पैरेलल टू इटसेल्फ, इट डज नॉट चेंज। आप चाहे इसको उठा के यहां से उठा के यहां ले जाएं, या यहां ले जाएं, यहां ले जाएं, कहीं भी ले जाएं, पैरेलली शिफ्टिंग अलाउड है। वेक्टर का कुछ नहीं बिगड़ता अगर आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसी को यूज करते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमें कल भी बहुत काम आएगी, आगे आपको बिल्कुल हर जगह काम आएगी। इनफैक्ट 12th में, इलेक्ट्रो में, मैग्नेट में, हर जगह ये प्रॉपर्टी काम आती है बच्चों। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल रख लीजिए। दो वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है? या तो अभी मैंने आपको जो एरो बताया था ना, उस एरो में क्या था, एक तो टेल थी और एक हेड थी। तो जब दो वेक्टर्स की हेड कहीं आपको मिले हुए दिख जाए, या दो वेक्टर्स के टेल आपको मिली हुई दिख जाए, तो जब दो वेक्टर्स के हेड आपको मिले हुए दिख जाएंगे तो ये जो एंगल होगा, व्हाटएवर में भी द एंगल, मान लेते हैं ये वेक्टर है और ये प्यारे बच्चों बी वेक्टर है, तो ए और बी वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा दैट विल बी थीटा। हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि जब या तो दो हेड्स या दोनों टेल्स कोइंसाइड करें तो जो सबसे छोटा एंगल होगा, अब ध्यान से देखिएगा, एक एंगल कहां गया भैया मारकर, ये देखिए, एक एंगल ये भी है और एक एंगल ये भी है। हमें कौन सा चाहिए? छोटा एंगल, स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए होता है भैया। यही बात मैं यहां से बोल रहा था, स्मॉलेस्ट एंगल चाहिए होता है। तो भैया ये एंगल अगर मैं इसको बीटा नाम दे दूं तो भैया बीटा विल बी द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड
क्यू वेक्टर प्यारे बच्चों। कभी कभी आपको दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डायरेक्ट नहीं दिया होता है, आपको निकालना पड़ता है। मैं उस पर एक अभी सवाल भी करूंगा, पर अभी यहां तक की बात आपको ये बहुत बढ़िया से याद होनी चाहिए। अब देखो, मैं और एक और छोटी सी बात कहना चाह रहा था कि जो एंगल होता है दो वेक्टर्स के बीच में, उसकी रेंज हम 0 से 180 ही रखते हैं। स्टैंडर्ड है, याद रखना है कि भैया जो रेंज होगी वो 0 से 180 होगी। दूसरी बात, छोटा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट एंगल होना चाहिए। ये बातें भी हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। एक छोटा सा एग्जांपल साथ में कर लेते हैं बच्चों। आंसर कमेंट बॉक्स में अगले 30 सेकंड में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन है, चेक द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल दे दो भैया। अब फटाफट देखिए कितने वेक्टर से, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर। बहुत बढ़िया। अब आप देखो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल कहां दिख रहा है? ए वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर। कहां दिख रहा है? बी वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर। अब आप मुझे बताओ, क्या यहाँ पे दो एरो मिल रहे हैं? हाँ जी मिल रहे हैं। तो भाई साहब, ये जो भी एंगल निकल कर आएगा, क्या यही ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल होगा? 100% होगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं। पर अभी एंगल निकाले कैसे? शायद आपको दिख रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो भैया ये एंगल 90 है, ये 30 है। तो जल्दी बोलो, ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा या नहीं होगा? बिल्कुल। तो फटाफट बोलिए, ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री। ये हुई ना बात। बी और सी के बीच का एंगल चेक करते हैं भैया। बी की टेलवा ई रही, सी का भी ई रहा। ओहो हो, यहां तो बी और सी दोनों की टेल मिल रही है। तो जब दोनों की टेल मिल रही है, संकोच ही नहीं करना है। बी और सी के बीच का एंगल यही होगा, मतलब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। संडे की बात है भैया, तरीके से पढ़ लो ताकि आगे की चीजें बहुत आसान हो जाए। और जिसको याद है वो एंजॉय करके कमेंट में अपने आंसर देता रहे और चिल करके आराम से अपना आंसर चेक करके खुश रहे। सी वेक्टर और ए वेक्टर बहुत सिंपल है। ये रहा सी वेक्टर, ये रहा ए वेक्टर। सी और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 30। तो मैंने आंसर लिख दिया 30। क्या कहते हो, क्या मैंने आंसर सही लिखा है? बोलो बोलो, क्या आंसर सही लिखा है? ओहो हो, सर ने ही आंसर गलत लिख दिया। अरे भाई, हम तो चेक कर रहे थे क्या ये आंसर सही है 30। कमेंट बॉक्स में बताओ। नहीं सर, सही नहीं है, क्योंकि परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन ये कहता है कि भैया सी वेक्टर और ए वेक्टर में सी का तो हेड है और ए की टेल है। गलत बात है। या तो दोनों टेल या दोनों हेड मिलने चाहिए। तो क्या करें भाई? तो क्या करें भैया? तो एक काम कर लेते हैं, सी वेक्टर भैया को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये लीजिए, तो ये रहा आपका ए वेक्टर और आपका सफेद वाला जो है वो कौन है भाई? सी वेक्टर। ध्यान से पढ़िएगा गाइस। तो भैया अब आप मुझे बताइए, अगर ये ऐसा हो गया और ये आपका पुराना वाला, ये आपका पुराना वाला जिसकी आत्मा हम आगे खिंचका के लेकर आए हैं शिफ्टिंग मेथड से, तो मुझे बताइए, एक तो ये एंगल था 30। अब आप मुझे बताइए, ये आपका सी वेक्टर और ये आपका जो ए वेक्टर था, यस ए वेक्टर। तो बच्चों, ए और सी वेक्टर के बीच का एंगल ये लूं कि ये लूं? जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो भाई, जल्दी बोलो। ये वाला एंगल आएगा। अब ये एंगल कैसे निकाले? अरे 9th क्लास में पढ़ लिए थे, लीनियर पेयर। तो भैया ये टोटल 180 है, जिसमें से ये 30 है, तो ये कितना होगा? 150 डिग्री। शानदार। तो बच्चों, यस, सी और ए के बीच का एंगल 30 नहीं होगा, सी और ए के बीच का एंगल होगा 150 डिग्री। क्या यहां तक की बात भी क्लियर है? बिल्कुल। अब चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं आपको वही बोलने जा रहा था, यूनिट वेक्टर। भैया इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कल को मैं आपसे बोल दूंगा कि भैया मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट वेक्टर निकालिए, मैं आपको बोल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वेक्टर निकालिए। तो आपको पहले वेक्टर देखना होगा, फिर उसकी डायरेक्शन निकालनी होगी। एज द नेम इंडिकेट्स, यूनिट वेक्टर, मन से बोलिए, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, जिसका जन्म सिर्फ दिशा देने के लिए किया गया हो, ऐसे वेक्टर को हम यूनिट वेक्टर बोलते हैं प्यारे बच्चों। तो भैया कौन है यूनिट वेक्टर? यस, विच हैज अ मैग्नीट्यूड 1 एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल। जो किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन देगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिट वेक्टर। खुद का मैग्नीट्यूड यूनिट रख के। अब भैया देखो क्या होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि भाई साहब ये आर वेक्टर है, अभी बताया थोड़ी देर पहले ही। ये देखिए भैया, आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है भाई साहब? मैग्नीट्यूड एंड उसकी डायरेक्शन। एक ऐसा वेक्टर जो सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन, अपना मैग्नीट्यूड यूनिट रखकर। तो कैसे निकाले भाई यूनिट वेक्टर, कैसे निकाले? तो बड़ा सिंपल है, ये
एन कैप। बड़े आराम से आंसर आ रहा है, ये लीजिए, ये रहा आपका व्हाट। जब आपने वेक्टर से मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दिया तो मतलब वेक्टर से मैग्नीट्यूड हटा दिया भाई, डिवाइड कर दिया, तो बचा क्या? डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर की अगर आपको डायरेक्शन आज के बाद निकालनी है तो उस वेक्टर का ये लीजिए मैग्नीट्यूड और उसको ये लीजिए वेक्टर और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। ऐसे आपको यूनिट वेक्टर निकालना आना चाहिए। अब पता है, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम एक्स वाई जेड की चर्चा करें तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। मान लेते हैं यहां पर एक दीदी है, सुंदर दीदी मान लेते हैं, इनको हम नाम दे देते हैं सुंदर दीदी। आप सुंदर कन्या भी बोल सकते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब ये दीदी जा रही है इधर एक्स डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड और हमसे पूछ लिया गया कि बताइए भैया दीदी का वेलोसिटी कितना है। ओ माय गॉड, हमसे पूछ लिया वेलोसिटी दीदी का, और वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, पर हमें तो जो स्पेसिफाई दी है वो सिर्फ क्या दी है? मैग्नीट्यूड। तो भैया हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड। अब हमें दिशा चाहिए होगी, तो हम दिशा स्टैंडर्ड रूप से एक्स वाई जेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से हमें कुछ यूनिट वेक्टर्स स्पेसिफिकली दिए हुए हैं जो हमें याद होने चाहिए कि अगर हम एक्स दिशा में चल रहे हैं तो पीछे दिशा चिपका दो आई कैप। अगर हम एक्सक्लूसिवली वाई दिशा में चल रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दो क्या दिशा चिपका दो? जे कैप। और अगर हम जेड दिशा में चल रहे हैं, बोलते जाइए, तो क्या चिपका दूं? के कैप। दिशाएं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भैया इस दिशा को हम बोलेंगे आई कैप, यस यस यस। एक्स दिशा को बोलेंगे आई कैप, वाई दिशा को मेरी कॉपी के हिसाब से वाई दिशा को बोलूंगा जे कैप, और मेरी कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर इस दिशा को बोलूंगा के कैप। तो अब अगर मुझे वेलोसिटी वेक्टर चाहिए तो दीदी का जो वेलोसिटी होगा, क्या हम उसको ऐसन लिख सकते हैं का? बिल्कुल। तो ये रहा भैया यूनिट वेक्टर का कमाल। देखिए यूनिट वेक्टर लगते ही काम कितना आसान हो गया। स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर्स हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि भैया ये आर वेक्टर है, अब ये है 3i कैप प्लस 4j कैप, इसका मतलब क्या? कुछ x में चलना है, कुछ y में चलना है या नहीं? अब हमें इसका यूनिट वेक्टर चाहिए। बहुत सिंपल, सर ने अभी बताया था यूनिट वेक्टर कैसे दिखाते हैं। एन कैप लगा लो या आर कैप लगा लो, ऊपर बस टोपी लगा लेना भैया, क्योंकि ये तो कहलाता है वेक्टर का सिंबल, ये कहलाता है यूनिट वेक्टर का सिंबल। तो भैया आर कैप क्या हो जाएगा? आर वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकालना भी सिखा देते हैं भाई। तो आर वेक्टर क्या है भाई? 3i कैप प्लस 4j कैप। मैग्नीट्यूड कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, मैग्नीट्यूड अभी के अभी। मैग्नीट्यूड क्या हो गया प्यारे बच्चों? मैग्नीट्यूड होगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर कर दो बस और ऐड कर दो। तो भैया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना हो गया भाई साहब? 25, रूट ले लो भैया 5। तो ये रहा आपका इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। आई होप ये बेसिक बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। एंड ये यूनिट वेक्टर का तरीका निकालना हमने आपको सिखा दिया है, जो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट जिस पे हम कल चर्चा करेंगे ना शाम को 5 बजे, उस पे ये सारी बातें आपको आनी ही चाहिए। मैं अभी थोड़ी देर के लिए आपसे पूछता हूं, आपकी ईस्ट दिशा की तरफ आप हाथ करें तो शायद आपका ईस्ट ये होगा, आपने इस तरफ हाथ कर दिया। वेस्ट ये रहा, नॉर्थ की तरफ हाथ रखें, नॉर्थ की तरफ। सभी बच्चे नॉर्थ की तरफ हाथ ऐसे रखते हैं। कुछ बच्चे जिनको पता है डायरेक्शंस वो बहुत बढ़िया है, अदरवाइज ध्यान से सुनिए, आपका नॉर्थ बच्चों ये नहीं है। आप पेपर किस में करते हैं? आप पेपर ऐसे करते हैं, कॉपी में करते हैं। तो आपकी कॉपी का ईस्ट बच्चों ये है, आपकी कॉपी का वेस्ट बच्चों ये है, आपकी कॉपी का नॉर्थ बच्चों ये है, और आपकी कॉपी का साउथ ये है। चिंता मत करो, जल्दी खत्म कर दूंगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बेसिक बात लेकर आया हूं। 1 घंटे के अंदर ही निकल लेंगे अपन तो। आज कोई 7-8 घंटे वाला लॉजिक नहीं है, पर जो भी पढ़ो दिल से पढ़ो, बेसिक से पढ़ो, मन से पढ़ो, ताकि फाउंडेशन स्ट्रांग होगा तो मंजिल जितनी भी बना लो, फिर कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो भैया ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ आपकी कॉपी के हिसाब से, क्योंकि मेरी कॉपी ऐसी है तो आप देखिए, जो मेरा ईस्ट है वो ये है, नॉर्थ ये है, तो ईस्ट जो है ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है बच्चों। पर क्योंकि आप नीट में ऐसे पढ़ते हैं, पेपर ऐसे देते हैं, तो आपका ईस्ट, वेस्ट,
नॉर्थ साउथ। क्लियर है या नहीं? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए बच्चों। मैं आपसे पूछूं जल्दी जल्दी, ईस्ट में हाथ करो, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। बहुत बढ़िया। दो दिशाएं और इंपॉर्टेंट है बच्चों, वर्टिकली अपवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड्स और वर्टिकली डाउनवर्ड्स होते हैं। कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर वर्टिकली अपवर्ड्स, कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब अगर कोई हमसे पूछे तो इनके यूनिट वेक्टर्स लिख दो, तो ईस्ट को बोलेंगे भैया आई कैप, आता ही होगा। वेस्ट को बोलेंगे माइनस आई कैप, नॉर्थ को बोलेंगे जे कैप, साउथ को बोलेंगे माइनस जे कैप। हाँ जी, वर्टिकली अप का यूनिट वेक्टर प्लस के कैप, वर्टिकली डाउनवर्ड्स का यूनिट वेक्टर माइनस के कैप। ये दिशाएं टकाटक याद होनी ही चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वो एक बात मुझे और याद आ रही है, ध्यान रखना, अगर आपके जीवन में कुछ कभी सही नहीं हो रहा हो तो आप जो भी कर रहे हैं ना उसको करने की दिशा बदल दें। बड़े लोग कहते हैं दिशा बदलती है तो दशा बदल जाती है। तो बच्चों जो भी कर रहे हो अगर उसमें आपको सफलता नहीं मिल रही है तो उसको करने का तरीका चेंज कर दो, दिशा चेंज कर दो, अपने आप रिजल्ट्स आने लग जाएंगे प्यारे बच्चों। वापस आते हैं अपनी वाली पे। अब भैया दो वेक्टर्स को हम वेक्टर्स क्या होते हैं, बेसिक बातें हमने सीख ली हैं। काम की बात, दो वेक्टर्स को ऐड करना। दो वेक्टर्स को ऐड करने के दो रूल हैं। देखो भैया दो वेक्टर्स को ऐड करने के दो रूल हैं, एक है ट्राइंगल लॉ और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। ये दोनों लॉ आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। दोनों लॉ एक ही बात करते हैं, दोनों लॉ से रिजल्टेंट की वैल्यू सेम आती है। मतलब जब आप एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से जोड़ते हैं तो बेटा एक रिजल्टेंट वेक्टर आता है। तो क्यों ऑब्वियस ही बात है, एक वेक्टर में से एक वेक्टर क्या बनेगा, एक रिजल्टेंट नया वेक्टर आएगा। तो उस नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहे मैं ट्राइंगल लॉ से निकालूं चाहे मैं पैरेललोग्राम लॉ से निकालूं, बात एक ही है। मैं फटाफट करके ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों समझा देता हूं, आप चाहे जिससे आपका वेक्टर एडिशन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं ट्राइंगल लॉ से। कुछ भी नहीं है, ट्राइंगल लॉ भाई साहब, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना हो उनको ट्राइंगल की सिक्वेंशियल साइड्स एक के बाद एक साइड में लगा दीजिए। ये लीजिए साहब, ये आपका ए वेक्टर प्यारे बच्चों और ये आपका हो गया बी वेक्टर। क्या बात क्लियर है? तो ट्राइंगल की दो साइड्स पे मैंने लगा दिया। तो ऐसा कहते हैं कि ट्राइंगल की तीसरी साइड इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट बनकर आएंगी। बिल्कुल आएंगी। ध्यान रखना ए एंड बी के बीच का एंगल हम थीटा मान रहे हैं फिलहाल, थोड़ी देर के लिए। क्या मान रहे हैं? थीटा। इस ए को हल्का सा आगे शिफ्ट करेंगे तो जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा। तो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो यस तीसरी साइड ऑफ द ट्राइंगल से दिखाया जाएगा। और वो भी कैसे करी जाएगी? पहले वाले की टेल से दूसरे वाले के हेड तक। बस बहुत इतना याद रह जाएगा तो मजा आ जाएगा। ये बन चुका है दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो दो वेक्टर्स आप जोड़ रहे हैं वो दोनों वेक्टर्स फिजिकल क्वांटिटी में सेम होने चाहिए। फोर्स वेलोसिटी के साथ नहीं जुड़े, या तो दो फोर्स जुड़ेंगे या दो वेलोसिटी जुड़ेंगी, और जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सेम फिजिकल क्वांटिटी आएगी, मतलब आर वेक्टर आएगा। अब ये जो आर वेक्टर है भैया, ऑब्वियसली ये वेक्टर है, तो इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, उस मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इससे निकालो उससे निकालो। डेरिवेशन पे नहीं जाऊंगा भाई, क्विक रिवीजन है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। तो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जिसको याद है बहुत बढ़िया बात है। अब आप ध्यान से सुनिए कि जो आर वेक्टर है ये ए वेक्टर से किसी एंगल पर है, लेट दिस एंगल भी अल्फा। ये थीटा नहीं होगा, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। ये जो रिजल्टेंट है ये ए और बी, ए से कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, तो बहुत कम काम आता है पर ठीक है, ये भी हमें याद होना चाहिए। tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा।
ये भी हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। हालांकि मैं जब सवाल कराऊंगा तब आपको सब बढ़िया से सिखा दूंगा। बहुत बार हम खूब बार वेक्टर के सवाल आगे अपने चैप्टर्स में भी लेंगे, पर मेरा धर्म है बेसिक क्लियर करना, वो मैं कर रहा हूं। तो भैया दो वेक्टर्स को जोड़ने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया, जिसका हम कहते हैं ट्राइंगल लॉ। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमें याद होना चाहिए, और ये जो वेक्टर है ये कितना एंगल बना रहा है ए वेक्टर के साथ, अल्फा, उसका फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए। व्हाट इज tan अल्फा में अल्फा? अल्फा इज व्हाट? बोलो भाई। एंगल मेड बाय क्या? रिजल्टेंट वेक्टर। किसके साथ? ए वेक्टर के साथ। प्यारे बच्चों, छोटी छोटी बातें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। यकीन मानिए अगर आपको आता है, ब्लेस्ड है आप, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में ब्लेस्ड ही लिख दो यार। अरे अपने लिए तो ब्लेस्ड लिखा जा सकता है कि यस बहुत बढ़िया सर, मुझे सारी बातें आती हैं, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा लॉ का नाम क्या था? पैरेललोग्राम लॉ। और भाई इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने बोला था दोनों लॉ एक ही हैं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। जो दो वेक्टर्स आपको जोड़ने हैं, उन दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की कॉमन, ये जो वर्टेक्स है इससे जो दो साइड्स निकल रही हैं इसके अलोंग लगा दो। एक ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर है। कुछ बोल रहे हैं पैरेललोग्राम बन कहां रहा है? रुकिए जरा, सब्र कीजिए। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। भाई साहब ए और बी के बीच में एंगल हमने पहले भी कितना माना था? थीटा। अभी भी कितना मान रहे हैं? थीटा। तो बोला गया पैरेललोग्राम की दो साइड्स पे ए और बी वेक्टर को लगा दीजिए। तो बोला जा रहा है कि जो रिजल्टेंट होगा, यस यस यस, जो रिजल्टेंट होगा वो बच्चों, रिजल्टेंट जो होगा वो पैरेललोग्राम के डायगोनल को दिखाएगा। मतलब डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। प्यारे बच्चों, दिस इज आर वेक्टर। कुछ बोल रहे ये कहां ट्रायंगल लॉ है? ट्रायंगल लॉ तो अलग था, इससे सेम आंसर कैसे आ जाएगा? अभी बताते हैं। हालांकि यहां लिख देता हूं फिर से, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बोलिए भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा ही आएगा। अब कैसे आएगा फील करा देते हैं, आ जाओ, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कुछ मत करो, इस ए वेक्टर की आत्मा को हल्का सा पैरेलली शिफ्ट कर दो। क्या मैं इसको पैरेलली शिफ्ट कर सकता हूं? कर दिया। बी वेक्टर की आत्मा को भी हल्का सा पैरेलली शिफ्ट कर दो। बोलो कर दूं क्या? कर दिया। अरे भैया अब तो दिख रहा होगा पैरेललोग्राम। अरे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो भैया जब पैरेललोग्राम दिख रहा है तो अब तो कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। तो सर ट्रायंगल लॉस का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम के रिजल्टेंट से कैसे मैच हुआ? ध्यान से देखिए, आपको एक चीज दिखाता हूं जो यहां छुपी है। बहुत कम लोग ये बातें बता पाते हैं, और अगर बता पाते हैं तो बधाई उनको भी और बधाई आपको भी जो आप समझ पा रहे हैं। क्या इस पैरेललोग्राम में आपको आपका ट्रायंगल लॉ नहीं दिख रहा? ट्रायंगल की एक साइड, ट्रायंगल की दूसरी साइड, तीसरी साइड जो है वो पहले के एंड से दूसरे के हेड तक जा रही है। उसका आर वेक्टर का फॉर्मूला ये था या नहीं था? तो फिर इसका भी तो यही होगा। डेरिवेशन में नहीं आएंगे भाई, बेसिक बात बता दी है। तो जो आर वेक्टर का फॉर्मूला होगा दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ध्यान से सुनिए, क्योंकि थीटा की हमने जो रेंज बोली है वो कहां से कहां तक बोली है? ध्यान से सुनना भाई। थीटा की रेंज जो है हमने बोला भैया एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 0 से 180। ध्यान से सुनना। तो जब 0 से 180 हो सकता है तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा? जब थीटा होगा 0 डिग्री। मतलब जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो भैया रिजल्टेंट आएगा a प्लस बी। रट लो, बाद में काम आएगा। फिर बोलना चाहता हूं जब मिनिमम रिजल्टेंट आएगा वो कितने एंगल पे आएगा? सबको याद होगा, कमेंट बॉक्स में लिख दो थीटा बराबर 180। तो वहां पे जो मैग्नीट्यूड आएगा उसकी वैल्यू आएगी a माइनस बी। भैया ध्यान से सुन लीजिएगा, a माइनस बी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद होनी चाहिए। मैक्सिमम रिजल्टेंट a प्लस बी, मिनिमम रिजल्टेंट a माइनस बी, ये भी हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। सब आगे जाके हम यूज करेंगे, पर बेसिक मैंने आपको यहां तक क्विक रिवीजन में क्लियर कर दिया है। आगे की बात देखिए, एक छोटा सा सवाल लेके आया हूं बच्चों आपके पास इस एडिशन से। इसको फटाफट से सॉल्व कीजिएगा एंड योर 30 सेकंड स्टार्ट्स नाउ। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए, कम ऑन।
भैया ऐसे आलस लाके बैठोगे तो मजा कैसे आएगा? अपने अंदर तो आग होनी चाहिए ना नीट तोड़ने की। तो बिल्कुल अगर है तो फोड़ दो, सवाल को 30 सेकंड में आंसर दे दो। भैया ए का मैग्नीट्यूड 4 है, बी का मैग्नीट्यूड 2 है, तो आपसे बोला एंगल बिटवीन द वेक्टर इज 60 डिग्री। किससे करूं? जिससे मर्जी चाहो उससे करो, पैरेललोग्राम से करो या ट्राइंगल से करो। दो वेक्टर से भाई साहब, एक ये लगा लो 4 का जिसका हमने ए नाम दे दिया है, और एक लगा लो कितने का, बी वेक्टर, जिसको हमने मैग्नीट्यूड कितना है इसका 2। भैया इनके बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। लो भैया सही लगाया ना मैंने, देख लो भैया। तो आपसे पूछा जा रहा है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। ए प्लस बी का यहाँ मॉड लग रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा है बच्चों। अभी बताया था। यस, फॉर्मूला बोल दीजिए फटाफट। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, या ए प्लस बी दो वेक्टर्स के एडिशन के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हाँ ना बोले तो भैया ए का स्क्वायर बोलना पड़ेगा। ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड, ये ए बी 2ab क्या है, ये वेक्टर है या मैग्नीट्यूड है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, ए बी ये सब क्या है, वेक्टर के मैग्नीट्यूड है, क्योंकि उनके किसी के भी ऊपर वेक्टर चिन्ह नहीं लग रहा है तो वो मैग्नीट्यूड ही है। तो भैया ए का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2 एंड cos 60। हाँ ना बोलो, क्या यहां तक बात क्लियर है? काटा पीटी कर दो, cos 60 की वैल्यू हाफ होती है, 2 ने 2 को मार दिया, 4 दूनी 8, 8 4 12, 12 और 16। देखो ना भैया, 2 ने 2 को मार दिया तो 4 2 जा 8, 8 प्लस 4 12, रूट 28 तो आंसर ही नहीं है सर। आपने गलत आंसर निकाल दिया सर, गलत आंसर निकाल दिया सर। अरे भाई ढंग से देखो, रूट 28 को क्या मैं ऐसे लिख सकता, 2 इंटू 7 लिख सकता हूं ना भाई। तो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, तो क्या बचा 2 रूट 7। तो हमारा आंसर होगा आगरा। फर्स्ट विल बी द राइट आंसर। क्या बात क्लियर है बच्चों? तो ऐसे आपको वेक्टर एडिशन बहुत बहुत अच्छे से आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं भैया, वेक्टर कंपोनेंट्स। ध्यान से सुनना भाई, ये भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। अब आप पहले मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे कुछ चीज पूछने जा रहा हूं। मान लेते हैं ये एक वेक्टर है, प्लीज मुझे बताइए इस वेक्टर का प्लेन क्या है? सर एक्स और वाई मिलाई कर रहा है, तो वेक्टर जो होगा वो एक्स वाई प्लेन में हो। जब आप बोल रहे हैं एक्स वाई प्लेन में होगा, तो इस वेक्टर के हमें कंपोनेंट्स भी करने आने चाहिए एक्स और वाई में। ऐसा कहते हैं कि वेक्टर के कंपोनेंट्स अनंत कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमें क्या मतलब है अनंत से? हमें तो अपने काम से, अपने प्रॉब्लम से मतलब है, हमारा काम हो जाए, फिजिक्स आ जाए, सवाल बन जाए, काम खत्म। इस पेन के कितने कंपोनेंट्स हो सकते हैं? अनंत। पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो देखो ये 2 कंपोनेंट्स हैं। जब 2 कंपोनेंट्स में कर रहा हूं तो मैं इस तरह से करूंगा कि जब मैं इनको जोड़ूं तो वापस पूरा एक पेन बन जाना चाहिए। तो बच्चों अब हम कंपोनेंट्स ऐसे करेंगे जैसे हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। हम ऐसे तोड़ेंगे कि तोड़ने के बाद अगर हम उनको वापस जोड़ें तो वापस वही वेक्टर बनना चाहिए। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मान लेते हैं ए वेक्टर जो है वो थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। तो बच्चों इसका एक्स दिशा में, क्योंकि ये एक्स वाई कंपोनेंट एक्स वाई प्लेन में, तो इसका एक्स दिशा में जो कंपोनेंट कहलाएगा वो कहलाएगा ए एक्स, और इसका वाई दिशा में जो कंपोनेंट कहलाएगा वो कहलाएगा ए वाई। ध्यान से सुनिएगा भाई, रटने वाली बात, क्योंकि हमें ज्यादा काम नहीं आता, इतना काम आ जाए हमारा सवाल बन जाए। थीटा के साथ जो ये वेक्टर एंगल बनाता है इसका प्रूफ कोसाइन वोसाइन करके निकालते हैं, प्रोजेक्शन वोजेक्शन हमें नहीं करना है, डेरिवेशन। तो भैया ax की वैल्यू होगी a cos थीटा। व्हाट इज a? यहां पर a जो है वो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ax जो है वो a cos थीटा, और ay जो होगा दैट विल बी a sin थीटा। साइन थीटा कैसे आया भैया? तो ध्यान से देखिए, ये थीटा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, फिर मैंने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री लगाई, cos थीटा के साथ ट्रायंगल वायंगल बनाया, तो ax बना a cos थीटा, ay बना a sin थीटा। अगर कोई मुझसे बोले कि इस वेक्टर के 2 कंपोनेंट है, हाँ भैया जोड़ने पे वापस क्या आ जाना चाहिए? एक वेक्टर आ जाना चाहिए। तो देखिए आप,
मैं अगर इसको ढंग से लिखना चाहूं तो ए वेक्टर क्या लिखूंगा, जल्दी बोलो। एक कंपोनेंट एक्स दिशा में ए एक्स आई कैप, एक कंपोनेंट वाई दिशा में ए वाई जे कैप। ध्यान से देखते जाना भैया। अब थीटा के साथ ए कॉस थीटा, और जहां थीटा नहीं बन रहा हो 90 माइनस थीटा बन रहा हो वो ए साइन थीटा। ध्यान से सुनिएगा। अब ए एक्स की वैल्यू जो होगी वो होगी ए कॉस थीटा आई कैप, और ए वाई ए साइन थीटा जे कैप। ये लीजिए साहब, ये आपका एक वेक्टर है जिसको हमने इसके दो कंपोनेंट्स में करके बता दिया। प्रश्न ये बनता है कि क्या इन कंपोनेंट्स को अगर मैं जोड़ दूं, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड लूं तो क्या वापस ए ही आना चाहिए? बिल्कुल आएगा बच्चों। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो आपको पता है दो वेक्टर्स का, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, उस वेक्टर के कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐड करना है। तो आप देखिए ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो भैया इतना बेसिक तो आना ही चाहिए। तो देखो मैंने तोड़ा ऐसे कि जब मैं वापस जोड़ रहा हूं तो जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो ए के बराबर ही आ रहा है बच्चों। तो भैया यहां तक की बेसिक बातें अपने को याद होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, तो भैया किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट हमें करना आना चाहिए। मैं आपसे एक कंपोनेंट करवाना चाहता हूं, क्या आप आंसर दे देंगे? दे देंगे क्या? बोलो ना, दे दोगे? चलो बहुत बढ़िया बात है। ध्यान से दीजिएगा, ये 10 न्यूटन है, ये एंगल 60 है। इसका x दिशा में कंपोनेंट क्या होगा और इसका y दिशा में कंपोनेंट क्या होगा? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल आपको बताना आना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आंसर आना चाहिए टकाटक स्पीड से। तो देखो भाई, अगर हम x दिशा में बात करें तो x दिशा का एंगल दिया नहीं है, ये 60 दिया है। चाहो जैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका एंगल बताओ आप उसके साथ खेल जाओ। तो आप मुझे बताओ एफ वाई क्या बोल सकता हूं मैं, अगर आपको बेसिक बिल्कुल बेसिक खेलना है तो एफ वाई क्या हो जाएगा? क्या ये एंगल पता है? यस। तो एफ वाई हो जाएगा 10 का कंपोनेंट 10 कॉस 60। क्या ये हमें पता है? बिल्कुल पता है, जे कैप। तो फिर ये 60, तो फिर ये क्या हो जाएगा? एफ एक्स। बोलो भैया एफ एक्स 10 साइन 60 आई कैप। कुछ बोले मजा नहीं आया, और करके बताओ। तो ये लो भाई, आपके हिसाब से कर देते। मैं कह रहा हूं ये 60 होगा तो क्या ये 30 होगा ना? बिल्कुल होगा। तो आप ऐसा भी कर सकते हो जो अभी हमने पहले डिस्कस किया। एफ एक्स क्या होगा? बोलते जाइए भैया, एफ एक्स क्या होगा? अगर मुझे एक्स दिशा में वेक्टर का कंपोनेंट चाहिए, वो भी डायरेक्शन के साथ, तो 10 cos 30 आई कैप। जरा चेक करना, 10 sin 60 शायद 10 cos 30 होता है। बिल्कुल मैंने सही लिखा है। अगर हम बात करें एफ वाई में, वाह वाह वाह, एफ वाई में तो ये cos 30 तो फिर क्या बन जाएगा? sin 30। तो 10 sin 30 जे कैप। तो आप चाहो तो 10 cos 60 जे कैप बोल दो या 10 sin 30 जे कैप बोल दो। आई होप आपको वेक्टर के कंपोनेंट्स करने बहुत अच्छे से आ गए होंगे, क्योंकि कल हम 5 बजे ये सारे कंपोनेंट्स वापस आपसे करवाएंगे, तब आपको क्लियर होने चाहिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं एक सवाल के साथ। ये सवाल फटाफट से कर दीजिए। इसके 4 पार्ट्स हैं, मतलब मोटा मोटी 1 मिनट 20 सेकंड्स में आपके ये सारे सवाल हो जाने चाहिए। सबसे पहले ये वेक्टर आपको दिया है, ध्यान से देखिएगा, बढ़िया सवाल है। इस वेक्टर का आपको x कंपोनेंट जानना है। दिख रहा है i के साथ वाला x होगा, y क्या होगा? j के साथ वाला y होगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका पूछ रहे हैं या ए वेक्टर का पूछ रहे हैं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड। थोड़ी देर पहले ही बोला किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? उसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर दो, बस। तो उसके कोएफिशिएंट्स क्या है भैया? 5 और 12, उनका स्क्वायर करके ऐड करो। 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, आ जाओ भैया। 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, जोड़ दो भैया, खुपच कर दो 169। आंसर आ गया 13। खत्म। एंगल ऑफ ए विद एक्स एक्सिस। अच्छा जी, एंगल ऑफ ए विद एक्स एक्सिस ये पूछ रहा है। अब देखो ऐसे तो हम नहीं बता पाएंगे, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेक्टर को बनाना पड़ेगा। तो भैया देखो, ए वेक्टर को मैं कैसे बनाऊंगा? यहाँ पे ध्यान से देखना भैया, ये ए वेक्टर, ये लीजिए 5 आई कैप, बहुत बढ़िया। और बोलो भाई 12 जे कैप, ये लीजिए भैया, ये आ गया 5 आई कैप, ये हो गया 12 जे कैप। अब ये इसका x कंपोनेंट हो गया, ये y कंपोनेंट हो गया, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में आएगा, 5 आई कैप और 12 जे कैप। अच्छा चलो, ऐसे नहीं सोचे तो ऐसे सोच लेते हैं। ये लीजिए, ये और सिंपल है।
अगर आपको ये बात ऐसे नहीं चमकी तो मैं कहता हूं इसको ऐसे समझ लो। कैसे भैया? कि भैया है तो वेक्टर एक्स वाई प्लेन का ही, अरे है ना एक्स वाई प्लेन का, हाँ जी एक्स वाई प्लेन का है। तो भैया इस वेक्टर को क्या मैं ऐसे दिखा सकता हूं, ये लीजिए, ये वेक्टर क्या हो गया 5i कैप प्लस 12j कैप। इसमें वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि ये वाला जो है वो 5 है और ये वाला जो है वो 12 है। बच्चों क्या यहां तक बात क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो लेट दिस एंगल बी थीटा। अब आप मुझे बताइए ट्रिग्नोमेट्री के माध्यम से ये थीटा अपन बड़े आराम से निकाल सकते नहीं निकाल सकते हैं? सर कैसे निकालेंगे? अरे भैया बहुत सिंपल है, बोलो tan थीटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर बोलो भाई, मैं कह रहा हूं ये 12 तो ये भी 12, बहुत बढ़िया। बेस कितना है भाई 5, 12/5। तो भैया थीटा क्या हो जाएगा tan इनवर्स 12/5। ये जो वेक्टर है एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा। बच्चों यूनिट वेक्टर निकालना है, वाह 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 क्या सुंदर सवाल है, यूनिट वेक्टर निकालना है भैया। तो आपका ए वेक्टर था क्या? आपका ए वेक्टर था ये रहा, क्या था भैया 5i कैप प्लस 12j कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर क्या है, वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो बताइए यूनिट वेक्टर कैसे निकालूं, बताओ भैया। तो ए के ऊपर लगाएंगे छतरी, फॉर्मूला लगाएंगे ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। आ जाओ भाई, तो ए का वेक्टर 5i कैप प्लस 12j कैप अपॉन मैग्नीट्यूड बोलो भैया, मैग्नीट्यूड बोलो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, बोलते जाओ 25 प्लस 144 अभी निकाले हैं राइट हैंड साइड पे, तो आया 5i कैप प्लस 12j कैप अपॉन 13। छोटी छोटी बातें हमें बहुत बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों आनी ही चाहिए। तो देखो भैया ये बेसिक बातें हमें वेक्टर्स की अलजेब्रा में करनी थी। अब दो इंपॉर्टेंट बात जो हमें और अच्छे से आनी चाहिए, एक आता है पावर ऑफ वेक्टर जिसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट एक ऐसी शक्ति है बच्चों कि अगर वो हमें मिल जाए तो हम पावर कैलकुलेट कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट एक ऐसी शक्ति है बच्चों, अगर वो हमें मिल जाए तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं। तो भैया डॉट प्रोडक्ट है क्या? दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, इससे पहले हम ऐड कर रहे थे। दो वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट जब हम करें कि हमें अगर आउटपुट जो है वो हमें स्केलर मिले, उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। तो देखिए भैया व्हाट इज डॉट प्रोडक्ट? तो भैया ए वेक्टर को अगर आपको बी वेक्टर के साथ डॉट करना है तो वैसे दिखाना पड़ेगा। जब ऐड कर रहे थे तो शायद ऐसे दिखा रहे थे, अब मल्टीप्लाई करेंगे और वो भी डॉट करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा बच्चों। ये आपको बातें याद होंगी और नहीं याद है तो रिवाइज कीजिए। अब खुलेगा कैसे? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बनेगा क्या? तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कैसे बनेगा भाई? तो खुलेगा कैसे? तो देखिए आप ध्यान से, ए बी कॉस थीटा, ये लीजिए भैया। सबको याद है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए याद है याद है याद है। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या है? यहां पर थीटा क्या है? यहां पर थीटा है, यहां पर थीटा है एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बस खत्म बात। दो वेक्टर्स के बीच का अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो कुछ भी नहीं है, सिंपल फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। इसमें ए क्या है? मैग्नीट्यूड किसका? ए का। बी क्या है? मैग्नीट्यूड किसका? बी का। और थीटा ए और बी के बीच का एंगल। बच्चों इसमें जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि कुछ स्टैंडर्ड बातें हमें याद होनी चाहिए। जैसे यूनिट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें बिल्कुल टकाटक याद होना चाहिए, आई डॉट आई। ध्यान से सुनिएगा, आई यूनिट वेक्टर है भैया, इसका मैग्नीट्यूड 1, आई से ही डॉट करना है, यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड 1 कॉस थीटा। अब आप मुझे बताओ आई और आई में एंगल कितना होगा? ये भी है और ये भी इधर ही है, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0। तो कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 111। नहीं भाई 1। हाँ ना बोल, बहुत बेसिक से बोल रहा हूं भाई। तो आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है भाई, सिमिलरली के डॉट के 1 होता है। जो परपेंडिकुलर्स होते हैं आई डॉट जे
बोलो भैया, 0 होता है जे डॉट के, 0 होता है, और कुछ भी कर लो आई डॉट के, कुछ भी मत करना भैया, जो बोल रहा हूं वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। क्या बात क्लियर है? अब देखो एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। मैंने वही बोला, डॉट प्रोडक्ट की शक्ति से हम पावर निकाल सकते हैं, हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो देखो भैया, ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, और आपसे क्या पूछा है, वर्क डन। तो भैया फटाफट बता दो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। एफ वेक्टर बोलो भैया 3i कैप प्लस 2j कैप। आंसर कमेंट बॉक्स में जब तक मैं सॉल्व करूं आ जाना चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन। बेसिक बेसिक बातें ये आपने बचपन से पढ़ रखी हैं, याद होनी चाहिए। तो भैया आप ध्यान से देखना, हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक को पहले इन तीनों से करेंगे, फिर इसको भी तीनों से करेंगे और इसको भी तीनों से करेंगे। रूल यही है भाई। तो अब देखो भैया, आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट आई 1 होगा, और 3 दूनी 6 लिख दिया भाई साहब। आई डॉट जे, आई का जे के साथ 0 आएगा भैया, आई डॉट जे अभी बताया 0। आई का के साथ अभी बताया भैया 0। तो इसका तीनों के साथ हो गया है। अरे हो गया नहीं हो गया? हो गया ना भाई, बहुत बढ़िया। अब अगर हम 2j का करेंगे तो सिमिलरली j का i के साथ 0, पर j का j के साथ जब हम करेंगे तो अभी बताया j डॉट j 1 होता है बच्चों। तो 2 इंटू 5 10, पर बीच में माइनस है तो यहां पे -10 आएगा। फिर भैया j डॉट के फिर 0 हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। फिर बोलो भैया k का i से 0, k का j से बोलते जाओ 0, और k का जब हम k से करेंगे तो k डॉट के 1 होता है। तो आंसर बोलो, आंसर बोलो, आंसर बोलो, प्लस k डॉट के 1, और 3 इंटू 1 3 हो गया। तो देखो भैया -10 बिल्कुल, +6 +3, तो देखो भैया जोड़ो 6 -10 +3 9 -10, आंसर आया -1। क्या हमारा आंसर है? ये रहा, बिल्कुल। क्या वर्क डन नेगेटिव होता है? होता है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। -1 जूल इज द आंसर। तो चलो अब हो गया भैया डॉट प्रोडक्ट। अब लास्ट में, यस भैया, ये प्रोडक्ट बहुत बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि इसी को हम 11वीं में छोड़ देते हैं कि भैया क्या ज्यादा काम आएगा, पर 12वीं में यही बहुत काम आता है। कल के चैप्टर में भी इसका यूज होगा, इसलिए इसको बहुत बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आता है, बहुत अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में ब्लेस लिख कर जाइएगा, एंजॉय कीजिएगा, पर ध्यान से सुनिएगा जरूर। वेक्टर प्रोडक्ट, कभी कभी हमें जब पावर चाहिए, वर्क डन चाहिए, तो हमने डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। पर कभी कभी हमें फोर्स का रोटेशनल बिहेवियर चाहिए, जैसे हम कहते हैं टॉर्क। कभी हमें टॉर्क निकालना हो तो साहब क्या करें, हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालनी हो तो साहब क्या करें। तो जब हमें कभी कभी एक्सियल वेक्टर्स निकालने हो, ऐसे वेक्टर्स जिनकी दिशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग होती है, सब सिखाएंगे, चिंता मत करो, पूरा 1 शॉट भी लेकर आएंगे। पर अभी बस इतनी सी बात समझ लो कि अगर जब हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका हम प्रोडक्ट करें और आउटपुट में वेक्टर आए, ध्यान दो ना, आउटपुट में वेक्टर आए। अभी तक हम जो प्रोडक्ट कर रहे थे उसमें आउटपुट में स्केलर आ रही थी, वर्क जो आया था वो स्केलर था। पर अगर हमें यहां पर एक ऐसा वेक्टर चाहिए जिसका प्रोडक्ट करने पे आउटपुट भी वेक्टर आए, तो ऐसे प्रोडक्ट को कहते हैं भाई साहब वेक्टर प्रोडक्ट। इसको एक और मुख्य नाम से पुकारा जाता है क्रॉस प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं है क्रॉस प्रोडक्ट में, करना कुछ भी नहीं है भाई साहब। जो दो प्रोडक्ट्स हैं उनको क्रॉस में ऐसे दिखाते हैं, ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट्स दिखाते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट दिखाते हैं। वहां पे ए बी कॉस थीटा था, दिशा नहीं चिपकी हुई थी, पर क्या यहां पे दिशा भी चिपकी हुई है, ए बी साइन थीटा इनटू इसकी दिशा। मतलब ध्यान से सुनिए, वेक्टर प्रोडक्ट में जो आउटपुट आता है उसकी दिशा भी होती है, दैट इज एन कैप। ये बात हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आप चाहो तो दिशा निकालने का बेस्ट रूल है वही वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। तो पहले तो मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी साइन थीटा, वहां क्या था ए बी कॉस थीटा, यहां क्या होगा ए बी साइन थीटा। तो भैया जैसे आपने टॉर्क पढ़ा है, टॉर्क का फॉर्मूला आर क्रॉस एफ, याद होगा 11th क्लास।
तो ये क्या बन गया, आर एफ साइन थीटा, ये क्या बना इसका मैग्नीट्यूड, और एन कैप क्या हो गई इसकी दिशा। वैसे ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, एन कैप हो गई इसकी दिशा। अगर आपको सिर्फ दिशा निकालनी हो तो कुछ भी नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, ए क्रॉस बी कर दो अपॉन क्या करना है भाई, ए बी साइन थीटा कर दो, दिशा निकल कर आ जाएगी, जो भी वेक्टर आएगा उसकी। ये लीजिए भैया, डायरेक्शन दो तरह से निकाली जा सकती है। डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्शन की जरूरत नहीं थी, पर क्रॉस प्रोडक्ट में जो दो वेक्टर को जब हम क्रॉस कर रहे होते हैं, जैसे मैंने अभी आर क्रॉस एफ बताया, तो उसकी डायरेक्शन निकालने का एक रूल है, राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होता है, सीधे हाथ के अंगूठे या सीधे हाथ की उंगलियों को ए वेक्टर की दिशा में रखते हैं, फर्स्ट वेक्टर की दिशा में जिसके साथ आप क्रॉस कर रहे हैं, उसको बी की तरफ घुमा देते हैं। भाई साहब क्या बी इधर है तो इधर घुमा देंगे, अगर कल को भी इधर होता तो मैं यूं घुमा देता। अब जैसे ही मैंने घुमाया ए क्रॉस बी, ए की दिशा में उंगलियां रखेंगे, बी की दिशा में घुमा देंगे, तो जो अंगूठा होगा, यस 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 यस, जो अंगूठा होगा वो आपको ए क्रॉस बी की दिशा देगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको डायरेक्शन सिखाई थी, ये बाहर आ रहा है, अंगूठा बाहर आ रहा है मेरी कॉपी के हिसाब से। मेरी कॉपी के हिसाब से अगर अंगूठा बाहर आ रहा है तो मेरी कॉपी के प्लेन का परपेंडिकुलर प्लस के कैफ है, मेरी कॉपी का प्लेन का अंदर माइनस के कैफ है। अगर आपकी कॉपी ऐसी है प्यारे बच्चों, और ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, आपने कॉपी में ऐसे ड्रॉ किया होगा, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, तो जब आप ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, यस, तो आपका अंगूठा ऊपर आ रहा होगा, ऊपर का मतलब प्लस के कैप, यस। तो यहां ए क्रॉस बी की जो दिशा आएगी वो के कैप में आएगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों। तो दो बातें हमें याद रखनी, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड का, ए बी साइन थीटा, और उसकी जो डायरेक्शन होती है हम उसको राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं बेटा, इसको स्क्रू रूल ही बोलते हैं, और हम तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाल देंगे। ये रहा राइट हैंड थंब रूल, मैग्नीट्यूड ये रहा ए बी साइन थीटा, बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। काम की बात, यहां थीटा क्या है भाई, थीटा जो है वो एंगल होगा बिटवीन ए एंड बी। एक बहुत बड़ी बात बोलता हूं, बहुत बड़ी बात, ए क्रॉस बी का जब हम क्रॉस करते हैं, ए और बी का जब हम क्रॉस करते हैं, तो जो नया वेक्टर आ रहा है उसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगी। जरा आप देख पा रहे हो तो ध्यान से देखिएगा, ए ये रहा, बी ये रहा, पर जो ए क्रॉस बी की दिशा ये वो इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए एंड बी। ये बात थोड़ी कम समझ में आई, अभी समझा देते हैं क्या फर्क पड़ता है। ध्यान से देखिए, ये एक वेक्टर था आपका ए वेक्टर, बहुत अच्छी बात है जी, और दूसरा वेक्टर में ले लेता हूं बी वेक्टर। देखिए ऐसे ही, ऐसे डायग्राम यहां बना हुआ, ये वेक्टर ए बी वेक्टर, ध्यान से देखिएगा भैया। अब मैंने बोला ए की दिशा में उंगलियां रख के बी की दिशा में घुमा दो, तो जब सीधे हाथ की उंगलियों को आप ऐसे घुमाओगे तो अंगूठा बाहर आ रहा है। अब ये बाहर किधर आ रहा है, प्लस के कैप में। ये वेक्टर्स किस में है, ये एक्स वाई प्लेन में है, ये एक्स में है, ये एक्स वाई मतलब एक्स वाई प्लेन में है। तो जो डायरेक्शन आती है ए क्रॉस बी की वो दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर आती है। बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये बात कल भी बहुत अच्छे से काम आएगी, इसलिए मैं इसको बार बार फोकस करने कर रहा हूं कि जो ए क्रॉस बी का आउटपुट आता है उसकी दिशा दोनों जिनको हम क्रॉस कर रहे होते हैं उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन के परपेंडिकुलर आती है भैया। ठीक है क्या, ये बातें हमें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। फॉर्मूला सिंपल है, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड वाइज ए बी साइन थीटा, इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। मैग्नीट्यूड ये रहा भैया, ए बी साइन थीटा रट लीजिए। का काम आता है, टॉर्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया। इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात बच्चों मुझे आपसे करनी है, यस यही मैं आपसे बोलना चाह रहा था। जैसे डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, अरे भैया होता ही होता है, बिल्कुल होता है। वैसे यहां पे अब आई क्रॉस जे करने को पड़ेगा क्योंकि वेक्टर्स हैं, आई जे कैप तीनों दिशा में है। वेक्टर्स का डॉट भी करने को होगा, कभी क्रॉस करने को होगा, कभी वर्क डन पूछेगा, कभी पावर पूछेगा, पर कभी टॉर्क भी तो पूछ सकता है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान से सुनिएगा, आई क्रॉस जे में एक करके बताता हूं। आई क्रॉस जे, आई का मैग्नीट्यूड 1, क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड 1। आप ध्यान से सुनिए, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला भूलिएगा नहीं, ए बी साइन थीटा, और जो डायरेक्शन होगी वो एन कैप होगी। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, आई और जे में एंगल कितना है 90, तो साइन 90। तो सबसे पहले तो अपन मैग्नीट्यूड देख लेते हैं, तो ये आ गया 1, तो आई क्रॉस जे 1 होता है, पर उसकी दिशा होगी तो आई क्रॉस जे होगा के, रटेंगे जे क्रॉस के आई एंड के क्रॉस आई जे। भैया ऐसे तो याद नहीं होगा,
बेस्ट तरीका है, ये जब भी हो ऐसा बना लो, आई जे के, और चलते रहो क्लॉकवाइज दिशा में, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। उल्टा भी सत्य है, उल्टा चलो, आई क्रॉस के माइनस जे, आई क्रॉस के माइनस जे, उल्टा चलो, के क्रॉस जे माइनस आई, के क्रॉस जे माइनस आई। तो भैया ये बातें जैसे आई डॉट आई की याद है, आई क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये सब याद होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, आई क्रॉस आई जी लो, जे क्रॉस जे जी लो, के क्रॉस के जी लो। क्यों भैया जी लो? दोनों के बीच में एंगल जीरो है ना, आई और आई दोनों के बीच में एंगल जीरो है, और जब आप इसको खोलोगे, ये आई कैप है बेटा, जब आप इनको खोलेंगे तो 1 इंटू साइन जीरो आएगा, तो जब दोनों के बीच का एंगल ही जीरो है तो साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, तो ये सब जीरो आएगा बच्चों, ये बातें हमें याद होनी चाहिए। अब भैया एक सवाल कर लेते हैं फटाफट से क्रॉस प्रोडक्ट का, फिर तो मजे ही मजे हैं। चलो आ जाओ भैया, क्रॉस प्रोडक्ट देखो भाई, छोड़ना नहीं है कुछ भी। ए क्रॉस बी, भैया हमें ए क्रॉस बी निकालना है, ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, अब चाहो जैसे कर लो आप, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब आप यहां पर अगर ए बी साइन थीटा लेकर बैठ गए सॉल्यूशन में, तो यार बहुत जाती हो जाएगी इस सवाल के साथ, क्योंकि यहां पर आपको फिर पहले ए और बी के बीच में एंगल निकालना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए हो एंगल तो मैं एंगल भी निकालना सिखा सकता हूं भाई साहब। इन दोनों के बीच का एंगल निकालने का बेस्ट तरीका, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी। चाहो तो ये भी इस्तेमाल करके साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। फिर बोल रहा हूं, वैसे बहुत कम बातें की जाती हैं इस पर आपके लिए कर रहा हूं। साइन थीटा बराबर मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब जो भी मॉड आ रहा है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन ए बी, मतलब वही ए और बी, सिंपल मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है यार। पर अगर हमें वेक्टर आई कैप जे कैप में दे रखा है तो किसकी फर्क पड़ता है भाई, ए क्रॉस बी खेलना है, कैसे खेलें देखो भैया। तो मैं कह रहा हूं ए की वैल्यू बोलो 3i कैप प्लस 4j कैप, इसको तुरंत क्रॉस कीजिए किसके साथ, 2j कैप प्लस 3k कैप। अब क्रॉस कैसे करना है अभी सीखा है, हाथों हाथ यहां बना लीजिए, आई जे के, आई क्रॉस जे के क्रॉस जे आई, के क्रॉस आई जे होता है भाई। तो आ जाइए, बताइए भैया, फटाफट आंसर लिखते जाइए कमेंट बॉक्स में, 3i क्रॉस 2j। तो भैया आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे के, और 3 2 6 मतलब 6k कैप, शानदार। आई क्रॉस के क्या होता है भाई, अब आई क्रॉस के उल्टा चलना है, यूं चलेंगे, के क्रॉस आई जे आएगा, पर आई क्रॉस के करना है, आई क्रॉस के करना है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस जे। वेरी गुड। तो 3 3 9 माइनस जे कैप, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए प्यारे बच्चों। इसके बाद आ जाओ जे क्रॉस जे, चलिए जे क्रॉस जे, अभी बताया था जे क्रॉस जे जीरो होता है, लिख दिया। जे क्रॉस के भैया, जे क्रॉस के क्या होता है भैया, जे क्रॉस के क्या होता है, आई होता है भैया। तो जे क्रॉस के हो गया आई, 4 3 12, मतलब आंसर आ गया 12, और जे क्रॉस के हो गया आई, तो ये लीजिए भैया आई क्या। अब आ जाओ भैया, तो आंसर क्या आ रहा है, तो आंसर आ रहा है 6k कैप माइनस 9j कैप प्लस 12i कैप। ये लीजिए, ये आपका आंसर है ए क्रॉस बी का। और ये जो ए क्रॉस बी है, इसकी दिशा इन दोनों की दिशा के परपेंडिकुलर होगी, मतलब इसका इससे एंगल भी 90, इसका इससे एंगल भी 90। तो बच्चों कल शाम को 5 बजे के लिए मैंने जो आपका बेसिक तैयार करना था वो कर दिया है। वेक्टर का 1 शॉट, बिल्कुल सारे टाइप ऑफ वेक्टर, सारी बातें हम बिल्कुल करेंगे बच्चों, पूरे 1 शॉट के साथ करेंगे। पर संडे था, बेसिक चीजें पढ़ानी थी, मन करा तो चलो सारी बातें कर लेते हैं, इसलिए आपके साथ करी। अब कल शाम को ठीक 5 बजे हम एक ऐसा चैप्टर चालू करेंगे जो नीट में उसके कम से कम 2 या 3 सवाल तो आप 2026 में देख ही लेंगे। तो बच्चों बने रहिएगा एलन नीट यूट्यूब पर।